31 अगस्त 1985 को जेड्डा, सऊदी अरेबिया में हुआ था। वो किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, जो उस समय रियाद के गवर्नर थे, उनके बहुत सारे बेटों में से एक थे। एमबीएस सऊदी की राजनीति और एल सऊद डायनेस्टी के प्रभाव में पले बढ़े। उनके बचपन के बारे में ज्यादा जानकारी पब्लिक नहीं है, लेकिन एमबीएस की शुरुआती पढ़ाई रियाद में हुई। वो पढ़ाई में बहुत तेज थे और अपनी क्लास में टॉप स्टूडेंट्स में आते थे। उन्होंने किंग सौद यूनिवर्सिटी से लॉ में बैचलर्स डिग्री ली, जो किंगडम का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है। यूनिवर्सिटी के दिनों में भी एमबीएस की दिलचस्पी पॉलिटिक्स और गवर्नेंस में साफ दिखती थी। वो अपने पिता के पॉलिटिकल मैन्यूवर्स को गौर से देखते थे और पावर को कैसे हैंडल करते हैं और सऊदी अलायंसेस के जाल में कैसे चलते हैं, ये सब सीखते थे। आगे चलकर रॉयल फैमिली में अपनी जगह बनाने में ये शुरुआती लेसन्स उनके बहुत काम आए। लॉ स्कूल से ग्रेजुएट उन्होंने अपने पिता के साथ काम करके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने का फैसला किया, जो 2012 में सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस बन गए थे। इस फैसले ने उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ लाया और उन्हें सऊदी पावर के केंद्र में ला खड़ा किया। सर्विस में अपना पहला कदम 2009 में रखा, जब उन्हें अपने पिता, जो उस समय रियाद के गवर्नर थे, का स्पेशल एडवाइजर बनाया गया। इस पोजीशन ने उन्हें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा एक्सपीरियंस दिया और रीजन के इन्फ्लुएंशियल लोगों से रिलेशनशिप बनाने का मौका में उनकी तरक्की बहुत तेजी से हुई। 2013 में उन्हें क्राउन प्रिंसेस कोर्ट का हेड बनाया गया। प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल मॉडर्नाइजेशन और इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन की वकालत करने के लिए किया, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास था कि बदलते ग्लोबल लैंडस्केप के हिसाब से सऊदी अरेबिया को भी बदलना होगा। जब 2015 में उनके पिता गद्दी पर बैठे, तो एमबीएस का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ा चला। उन्हें डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोजीशन थी, जिससे उन्हें किंगडम की विशाल सेना पर कंट्रोल मिल गया। इसके अलावा उन्हें डेप्यूटी क्राउन प्रिंस भी बनाया गया, जिससे वो इफेक्टिवली गद्दी के दूसरे दावेदार बन गए। और इससे ये भी साफ हो गया कि उनके पिता को उनकी एबिलिटीज पर पूरा भरोसा है। एमबीएस ने अपनी पावर को मजबूत करने में देर नहीं की। उन्होंने काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट अफेयर्स को बनाने में अहम भूमिका निभाई और खुद उसके हेड बन गए, जिससे किंगडम की इकोनॉमिक पॉलिसी पर उनका कब्जा हो गया। इस कदम ने बाकी सीनियर प्रिंसेस को दरकिनार कर दिया और एमबीएस को सऊदी अरेबिया के फ्यूचर का असली ड्राइवर बना दिया। का मकसद था किंगडम की इकोनॉमी और सोसाइटी को पूरी तरह से बदलना, उसे ऑयल रेवेन्यू पर डिपेंड नहीं रहने देना और उसे एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पावर हाउस बनाना। इस महत्वाकांक्षी प्रोग्राम में बहुत सारे रिफॉर्म्स थे, जो एजुकेशन, हेल्थ केयर, टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एरियाज को कवर करते थे। विजन 2030 का सबसे बड़ा लक्ष्य था हो सके। विजन 2030 का एक अहम हिस्सा सोशल रिफॉर्म्स भी थे। एमबीएस ने इस बात को माना कि सऊदी सोसाइटी को मॉडर्नाइज करने की जरूरत है, खास तौर पर वुमेन को एम्पावर करके और एक ज्यादा वाइब्रेंट एंटरटेनमेंट सेक्टर को बढ़ावा देकर। इस प्लान का मकसद था वर्कफोर्स में वुमेन की भागीदारी बढ़ाना, उनकी आजादी पर लगी पाबंदियों को कम करना और एक ज्यादा टॉलरेंट और ओपन सोसाइटी बनाना। विजन 2030 के लॉन्च होने पर देश और दुनिया में उत्साह की लहर दौड़ गई। बहुत से लोगों ने इसे सऊदी अरेबिया को मॉडर्नाइज करने और लॉन्ग स्टैंडिंग चैलेंजेस से निपटने के लिए एक बोल्ड और जरूरी रोड मैप के रूप में देखा। हालांकि कुछ लोगों ने इतने बड़े रिफॉर्म्स की फीजिबिलिटी पर सवाल उठाए और किंगडम के कंजर्वेटिव एलिमेंट्स के पोटेंशियल रेजिस्टेंस पर भी चिंता जताई। एमबीएस ने विजन 2030 को जमीन पर लाने में देर नहीं की। उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने और किंगडम की ऑयल पर निर्भरता कम करने के लिए कई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स शुरू किए। उनका एक बहुत बड़ा कदम था
स्टेट ओन्ड ऑयल जायंट सऊदी अरामको का पार्शियल प्राइवेटाइजेशन, जिसके लिए 2019 में एक बहुत बड़ा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या आईपीओ लाया गया। अरामको आईपीओ हालांकि कंट्रोवर्शियल था, लेकिन सऊदी इकोनॉमी को ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए खोलने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम था। इस ऑफरिंग से जो पैसे आए उन्हें पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड PIF में डाला गया, जो किंगडम का सॉवरेन वेल्थ फंड है। MBS का मानना था कि PIF इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन में अहम भूमिका निभाएगा। उनकी अगुवाई में PIF ने इंटरनेशनल कंपनीज और प्रोजेक्ट्स में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, जिसमें टेक्नोलॉजी जायंट्स जैसे उबर से लेकर डेवलपिंग कंट्रीज के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तक शामिल थे। फॉरेन कैपिटल को और आकर्षित करने के लिए MBS ने बिजनेस फ्रेंडली रिफॉर्म्स लागू किए। उन्होंने रेगुलेशंस को आसान बनाया, फॉरेन ओनरशिप पर से पाबंदियां हटाईं और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाई, जहां टैक्स इंसेंटिव्स और दूसरे बेनिफिट्स मिलते थे। इन कोशिशों की वजह से और साथ ही किंगडम की स्ट्रेटेजिक लोकेशन और विशाल रिसोर्सेज के कारण फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आकर्षित होने लगा, खास तौर पर टूरिज्म, रिन्यूएबल एनर्जी और लॉजिस्टिक्स जैसे सेक्टर्स में। MBS के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के मिक्स्ड रिजल्ट्स मिले हैं। हालांकि उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने और इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने में कुछ हद तक कामयाबी हासिल की है, लेकिन प्रगति शुरुआती अनुमान से धीमी रही है। किंगडम की इकोनॉमी अभी भी ऑयल रेवेन्यू पर बहुत ज्यादा निर्भर है और बेरोजगारी, खास तौर पर यंग सऊदीज में, एक चुनौती बनी हुई है। Section 5. Social Reforms. A new era for women and entertainment. Economic reforms के साथ-साथ MBS ने कई social changes भी किए हैं, जिनका सऊदी सोसाइटी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। Women को empower करने की जरूरत को समझते हुए उन्होंने women पर ड्राइविंग बैन हटा लिया, उन्हें स्पोर्टिंग इवेंट्स में जाने की इजाजत दी और उनके ट्रैवल और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पर से पाबंदियां कम की। इन रिफॉर्म्स का बहुत से लोगों ने स्वागत किया, लेकिन किंगडम के कंजर्वेटिव एलिमेंट्स ने इसका विरोध भी किया। MBS के सोशल रिफॉर्म्स सिर्फ वुमेन्स राइट्स तक सीमित नहीं थे। उन्होंने दशकों से चले आ रहे सिनेमास पर बैन को हटा दिया, जिससे किंगडम में एंटरटेनमेंट सेक्टर को बढ़ावा मिला। कॉन्सर्ट्स, कल्चरल इवेंट्स और इंटरनेशनल स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशंस आम हो गए, जिससे टूरिस्ट्स आकर्षित हुए और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी। इन बदलावों का मकसद एक ज्यादा वाइब्रेंट और ओपन सोसाइटी बनाना था, खास तौर पर, और सिस्टेमिक इश्यूज को जड़ से खत्म करने के लिए काफी नहीं है। हालांकि विमेन को ज्यादा आजादी मिली है, लेकिन उन्हें जिंदगी के कई पहलुओं में अभी भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। क्रिटिक्स का कहना है कि असली सोशल प्रोग्रेस के लिए जरूरी है कि इनइक्वालिटी की असली वजहों को दूर किया जाए और सभी सिटीजन्स के लिए जेन्युइन पॉलिटिकल और सोशल पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया जाए। आलोचनाओं के बावजूद MBS के सोशल रिफॉर्म्स उन अल्ट्रा कंजर्वेटिव सोशल नॉर्म्स से एक बड़ा बदलाव है, जो बहुत समय से सऊदी अरेबिया की पहचान रहे हैं। उनके द्वारा किए गए बदलावों का बहुत से सऊदीज, खास तौर पर विमेन और यंग पीपल की जिंदगी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। हालांकि इन रिफॉर्म्स की स्पीड और एक्सटेंट को लेकर किंगडम के अंदर और इंटरनेशनली बहस जारी है। Section 6. Projecting power abroad. A more assertive foreign policy. इरानियन इन्फ्लुएंस को रोकने की चाहत से प्रेरित होकर MBS ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इजिप्ट और बहरीन जैसे देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत किए हैं और तेहरान की महत्वाकांक्षाओं का विरोध करने वाले सुन्नी अरब स्टेट्स का एक ब्लॉक बनाया है। इस असर्टिव फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है यमन में सऊदी अरेबिया का इंटरवेंशन। 2015 में MBS ने एक मिलिट्री कोalition का नेतृत्व किया, जिसने हूथी रेबल्स, जिन्होंने यमनी कैपिटल सना पर कब्जा कर लिया था, के खिलाफ बॉम्बिंग कैंपेन शुरू की। इस इंटरवेंशन, जिसकी ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट के लिए दुनिया भर में निंदा की गई है, ने यमन को एक विनाशकारी सिविल वॉर में धकेल दिया है, जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा है। MBS ने कतार के खिलाफ भी सख्त रुख अख्तियार किया है
और इस छोटे से गल्फ स्टेट पर टेररिज्म को सपोर्ट करने और ईरान के ज्यादा करीब होने का आरोप लगाया है। 2017 में सऊदी अरेबिया ने यूएई, बहरीन और इजिप्ट के साथ मिलकर कतार पर ब्लॉकेड लगा दिया, डिप्लोमेटिक टाइज तोड़ दिए और इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए। इस ब्लॉकेड, जिसकी वजह से रीजन में बहुत ज्यादा डिसरप्शन हुआ है, को हटाया नहीं गया है, बावजूद इसके कि इंटरनेशनल लेवल पर इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। एमबीएस की असर्टिव फॉरेन पॉलिसी ने मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। यमन और कतार के खिलाफ उनकी कार्रवाइयों ने रीजनल टेंशंस को और बढ़ा दिया है और नए ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा कर दिए हैं। क्रिटिक्स का तर्क है कि उनके इस अग्रेसिव अप्रोच से रीजन में इंस्टेबिलिटी और बियरेट सकती है और लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स का पीसफुल सॉल्यूशन निकालने की कोशिशों को नुकसान पहुंच सकता है। Section 7. The Yemen Quagmire. A war with no end in sight. 2015 में शुरू हुआ यमन में सऊदी लेड इंटरवेंशन एमबीएस के रिकॉर्ड पर एक बहुत बड़ा दाग बन गया है। यमन की इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट को वापस लाने के लिए शुरू की गई लिमिटेड मिलिट्री कैंपेन एक लंबे और खूनी कॉन्फ्लिक्ट में बदल गई है, जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा है। इस वॉर की वजह से एक भयानक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो गई है, जहां लाखों यमनीज भूखमरी और बीमारियों का सामना कर रहे हैं। बार बार सीज फायर के लिए इंटरनेशनल कॉल्स के बावजूद एमबीएस ने यमन में अपना रुख बदलने की कोई इच्छा नहीं दिखाई। सऊदी लेड कोalition पर इंडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने और स्टारवेशन को वॉर के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के आरोप लगे हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट ने एक पावर वैक्यूम पैदा कर दिया है, जिसकी वजह से अल-कायदा और आईसीएस जैसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को बढ़ावा मिला है। यमन में वॉर सऊदी अरेबिया और उसके एलाइज के लिए इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म का एक बहुत बड़ा कारण बन गया है। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने कोalition पर वॉर क्राइम्स का आरोप लगाया है और वेस्टर्न गवर्नमेंट्स पर सऊदी अरेबिया को आर्म्स सेल्स बंद करने का दबाव बरछ रहा है। इस कॉन्फ्लिक्ट ने एमबीएस की एक रिफॉर्मर की इमेज को भी धूमिल कर दिया है और उनके जजमेंट और इंटरनेशनल लॉ के प्रति उनकी कमिटमेंट पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बढ़ते इंटरनेशनल प्रेशर और यमन में फैली ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफी के बावजूद एमबीएस ने पीछे हटने के कोई संकेत नहीं दिखाए हैं। वो हाउथीज पर मिलिट्री विक्ट्री हासिल करने के लिए दृढ़ इच्छा है, भले ही इसके लिए उन्हें यमनी पीपल की तकलीफें और बढ़ानी पड़े। यमन में वॉर, एमबीएस की असर्टिव फॉरेन पॉलिसी और अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करने की उनकी इच्छा की ह्यूमन कॉस्ट को दर्शाता है। Section 8. The Khashoggi Affair. A shadow over the Crown Prince. अक्टूबर 2018 में एमबीएस को उस समय अभूतपूर्व इंटरनेशनल स्क्रूटनी का सामना करना पड़ा, जब जमाल खशोगी, जो एक प्रोमिनेंट सऊदी जर्नलिस्ट और क्राउन प्रिंस के आलोचक थे, की ब्रूटल हत्या कर दी गई। खशोगी, जो वॉशिंगटन पोस्ट के कॉलमनिस्ट थे, को आखिरी बार इस्तांबुल, टर्की में सऊदी कॉन्सुलेट में जाते हुए देखा गया था। टर्किश अथॉरिटीज ने सऊदी एजेंट्स के एक ग्रुप पर खशोगी की कॉन्सुलेट के अंदर हत्या करने और उनके शरीर के टुकड़े करने का आरोप लगाया, जिससे दुनिया भर में गुस्सा फैल गया। खशोगी अफेयर ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया और एमबीएस की एक रिफॉर्मर के रूप में केयरफुली कल्टिवेटेड इमेज को धूमिल कर दिया। सीआईए ने निष्कर्ष निकाला कि एमबीएस ने खुद असैसिनेशन का आदेश दिया था, हालांकि सऊदी गवर्नमेंट ने इस दावे का जोरदार खंडन किया। इस घटना ने वेस्टर्न एलाइज के साथ सऊदी अरेबिया के रिश्तों में तनाव पैदा कर दिया और कई देशों ने इस हत्याकांड में शामिल लोगों पर सैंक्शंस लगा दिए। खशोगी अफेयर ने एमबीएस के शासन के ब्रूटल साइड और सऊदी बॉर्डर्स के बाहर भी डिसेंट को दबाने के लिए उनकी इच्छा को उजागर कर दिया। इसने किंगडम में रूल ऑफ लॉ और सत्ता में बैठे लोगों के लिए अकाउंटेबिलिटी की कमी को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा की। इस घटना ने एमबीएस के चार्म ऑफेंसिव और खुद को मिडिल ईस्ट में एक मॉडर्नाइजिंग फोर्स के रूप में प्रेजेंट करने की उनकी कोशिशों की सीमाओं को भी उजागर किया है। हालांकि वो इंटरनेशनल कॉन्डेमनेशन के शुरुआती दौर से उबरने में कामयाब रहे हैं, लेकिन इस घटना ने उनकी रेपुटेशन को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है
और सऊदी अरेबिया को लीड करने की उनकी योग्यता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह मामला अभी भी अनसुलझा है और खशोगी के लिए जस्टिस की मांग दुनिया भर में गूंज रही है। सेक्शन 9 MBS's legacy, reformer or autocrat। मोहम्मद बिन सलमान के शासनकाल में बोल्ड रिफॉर्म्स और पावर के रूथलेस कंसोलिडेशन दोनों देखने को मिले हैं। उन्होंने अभूतपूर्व सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस का नेतृत्व किया है, किंगडम की कंजर्वेटिव नींव को हिला दिया है और 21st सेंचुरी में सऊदी अरेबिया को एक ग्लोबल प्लेयर के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है। हालांकि उनका शासन ऑथोरिटेरियन टेंडेंसीज, डिसेंट पर क्रैकडाउन और आलोचकों को चुप कराने और अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए फोर्स का इस्तेमाल करने की इच्छा से भी कैरेक्टराइज्ड रहा है। MBS के सपोर्टर्स उन्हें एक विजनरी लीडर मानते हैं जो सऊदी अरेबिया को मॉडर्न ईरा में ले जा रहे हैं। वो उनके एम्बिशियस विजन 2030 प्लान, वुमेन को एम्पावर करने की उनकी कोशिशों और करप्शन के खिलाफ उनके क्रैकडाउन को प्रोग्रेस के प्रति उनकी कमिटमेंट के सबूत के तौर पर पेश करते हैं। उनका तर्क है कि उनकी असर्टिव फॉरेन पॉलिसी इरानियन इन्फ्लुएंस का मुकाबला करने और इस अशांत रीजन में सऊदी हितों की रक्षा करने के लिए जरूरी है। हालांकि क्रिटिक्स MBS को एक ऑटोक्रेट मानते हैं जिनकी दिलचस्पी जेन्युइन रिफॉर्म से ज्यादा अपनी पावर को मजबूत करने में है। वो डिसेंट पर उनके रूथलेस क्रैकडाउन, एक्टिविस्ट्स और इंटेलेक्चुअल्स को जेल में डालने और खशोगी मर्डर में उनकी अलेज्ड रोल को उनके ऑथोरिटेरियन टेंडेंसीज का सबूत मानते हैं। उनका तर्क है कि उनके सोशल रिफॉर्म्स ज्यादातर दिखावटी हैं और उन्होंने उन अंडरलाइंग पावर स्ट्रक्चर्स को एड्रेस करने के लिए कुछ नहीं किया है जो सऊदी अरेबिया में इनइक्वालिटी और इनजस्टिस को बढ़ावा देती हैं। MBS की लेगेसी पर आने वाले कई दशकों तक बहस होती रहेगी। वो एक कॉम्प्लेक्स और कॉन्ट्रडिक्टरी फिगर हैं जिन्होंने अपने देश को मॉडर्नाइज भी किया है और ब्रूटलाइज भी। उन्हें एक रिफॉर्मर के तौर पर याद किया जाएगा या एक ऑटोक्रेट के तौर पर, ये तो वक्त ही बताएगा। अंततः उनकी लेगेसी इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या वो इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस के अपने वादों को पूरा कर पाते हैं और साथ ही ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ का भी सम्मान करते हैं। सेक्शन 10 The future of Saudi Arabia, challenges and opportunities। सऊदी अरेबिया के डिफैक्टो रूलर होने के नाते मोहम्मद बिन सलमान के सामने चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों ही बहुत हैं। किंगडम की इकोनॉमी अभी भी ऑयल पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ दुनिया का रुख लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ी चुनौती है। बेरोजगारी, खास तौर पर यंग सऊदीज में बहुत ज्यादा है और सोशल इनइक्वालिटी अभी भी टेंशन का एक कारण बनी हुई है। MBS का विजन 2030 प्लान अगर कामयाब होता है तो सऊदी इकोनॉमी को बदल सकता है और किंगडम के लिए एक ज्यादा डाइवर्सिफाइड और रेजिलिएंट फ्यूचर तैयार कर सकता है। हालांकि इसके लिए रिफॉर्म्स के प्रति सस्टेन्ड कमिटमेंट, एक अनुकूल ग्लोबल इकोनॉमिक क्लाइमेट और सिग्निफिकेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की क्षमता की जरूरत होगी। MBS को उन यंग सऊदीज की चिंताओं को भी दूर करना होगा जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और अपने फ्यूचर में ज्यादा से चाहते हैं। इंटरनेशनल स्टेज पर MBS को एक कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में काम करना होगा जो रीजनल राइवलरीज, ग्रेट पावर कंपटीशन और टेररिज्म के खतरे से भरा हुआ है। उनकी असर्टिव फॉरेन पॉलिसी के मिक्स्ड रिजल्ट्स मिले हैं और उन्हें आगे मिलिट्री इंटरवेंशंस और डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रंटेशंस के रिस्क्स और रिवॉर्ड्स पर विचार करना होगा। MBS के शासन में सऊदी अरेबिया का फ्यूचर अनिश्चित बना हुआ है। उनके पास अपने देश को एक मॉडर्न, प्रॉस्परस और इन्फ्लुएंशियल ग्लोबल प्लेयर में बदलने की क्षमता है। हालांकि उनकी कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या वो अपने रिफॉर्मिस्ट एजेंडा और ऑथोरिटेरियन टेंडेंसीज के बीच बैलेंस बना पाते हैं, अपने लोगों की जायज शिकायतों को दूर कर पाते हैं और रीजनल और ग्लोबल पॉलिटिक्स के ट्रेचरस करंट्स को नेविगेट कर पाते हैं। दुनिया देख रही है कि सऊदी अरेबिया के हिस्ट्री में यह महत्वपूर्ण चैप्टर कैसे अनफोल्ड होता है।